Jai Hind everyone, welcome back to our YouTube channel CBSE Yoda. We are covering class 12th geography book जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। चैप्टर 1 एंड 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियोस हमारे चैनल पे है, आप जाके देखें। शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और हमारे पास है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लास्ट में एक टॉपिक हमारे पास आएगा इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक हमसे पूछ रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, हमें बता रही है। सीबीएसई ने अपने बोर्ड पेपर में 2025 में ये पूछा था एमसीक्यूज में। ठीक है, आपको याद रखना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मेजरेबल एंड वैल्यू न्यूट्रल। ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल यूनिट है। इसका मतलब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, किसी यूनिट को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। इसीलिए ग्रोथ इज वैल्यू न्यूट्रल। इसका मतलब हुआ दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशंस में इंक्रीमेंट होगा, एडिशन होगा, कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, तभी हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। पॉजिटिव ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है। आगे एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में जब पॉजिटिव चेंज आएगा तब हम कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। अभी मैं यही आपको समझा रहा था कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो इसके साथ साथ हमेशा डेवलपमेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, एक सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाती है, तो ग्रोथ हुई है और पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। बट द फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, बेसिक सर्विसेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। बाकी सारी की सारी चीज़ें, हाउसिंग, बेसिक सर्विसेज, बेसिक फैसिलिटीज, वो सब एज इट इज़ बनी रहती हैं। तो ग्रोथ तो हुई है बट इसके साथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो जरूर कर गई है लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एज इट इज बना हुआ है, तो हम कहेंगे ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? 3 मार्क्स में ये आपको देखने को मिल सकता है। फॉर मैनी डिकेड्स अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत टाइम तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, अगर हमें किसी कंट्री की डेवलपमेंट का लेवल जानना हो तो हम उसकी इकोनॉमी को देखेंगे, उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप्ड इट वाज कंसिडर्ड। जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी हम कहेंगे कि ये कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड है। इवन दो दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ्स ऑफ मोस्ट पीपल। अगर इस ग्रोथ के साथ लोगों की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है, ठीक है, तो हम कैसे कह दें कि भाई इकोनॉमी ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी हुआ है? तो आपको याद रखना, इंडिया का केस हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन क्या उतना ही रैपिडली डेवलपमेंट भी हो रहा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस। ह्यूमन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिससे लोगों की चॉइसेस बढ़ें, जिससे लोगों को ज़्यादा चॉइसेस मिलें, जिससे लोगों की लाइफ इंप्रूव हो, तब हम कहेंगे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। डेवलपमेंट का गोल क्या होना चाहिए? ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जिससे लोगों का जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो, जिससे लोगों की जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो। और ऐसा कैसे होगा? वो क्या-क्या कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी? पीपल मस्ट बी हेल्दी, दे मस्ट बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, दे मस्ट पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। लोगों को हेल्दी होना चाहिए, पॉपुलेशन को हेल्दी होना चाहिए, लोगों को अपना टैलेंट डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए,
लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, एंड दे मस्ट बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, और लोग अपने गोल्स को बेफिक्र होकर अचीव कर सके बिना सोसाइटी की टेंशन के। उनका एजुकेशन लेवल इतना होना चाहिए, एजुकेशन इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। Therefore, access to resources, health and education, these three are the key areas in human development. ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज क्या क्या हैं, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, चाहे तो आपको टैटू करवाना पड़े तो करवा लो। एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीनों क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज हैं, आपको ये याद रखना है। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज, पिलर्स एंड अप्रोचेस, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों हैं एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल लैक द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कैपेबल नहीं है बेसिक डिसीजन लेने में। उनके पास इतनी चॉइसेस ही नहीं है कि वो कोई सही चॉइस ले पाएँ, कोई सही डिसीजन ले पाएँ। या तो वो कैपेबल नहीं है, या फिर उनका जो कंट्री है, उनकी जो कंट्री है उतना उन्हें कैपेबल नहीं बना रही है, और ना ही इतनी फ्रीडम उन्हें प्रोवाइड करा रही है। क्या-क्या कॉजेज़ हैं? The causes include illiteracy, materialistic poverty, social discrimination and inefficient institution। ये जो कंडीशन हो रही है, लोगों को अच्छी चॉइसेस नहीं मिल पा रही हैं, इसकी कॉजेज़ क्या-क्या हैं, इसके कारण क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो इलिटरेसी, ठीक है? लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, एंड इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, जैसे हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है, और ऐसी कंट्री में लोगों के पास चॉइसेस होना इम्पॉसिबल है। This prevent them from living healthy lives, accessing education and maintaining a decent standard of living। इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों को हेल्दी लाइफ नहीं मिल रही है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। काफ़ी लोगों को तो एजुकेशन प्राइमरी लेवल तक भी नहीं मिल रही है, एंड दे आर नॉट एबल टू मेंटेन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, डिसेंट जो है, डिसेंट जो बेसिक सर्विसेज है वो भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। Building people's capabilities in the areas of health, education and access to resources is therefore important in enlarging their choices। अगर आपको लोगों को ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करानी है, अगर आपको लोगों को इतना केपेबल बनाना है उनके उनके पास ज़्यादा चॉइसेस हों, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें हेल्थ एरियाज़ में केपेबल बनाना पड़ेगा, उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एक्सेस टू रिसोर्सेज़ उन्हें प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। तभी लोगों को ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी, तभी वो अच्छे डिसीजन ले पाएँगे, तभी वो डेवलप कर पाएँगे। आगे एक बॉक्स हमारी बुक में दिया है, डू यू नो? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990। डॉक्टर महबूब उल हक जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करा था, क्रिएट किया था 1990 में, और तब से लेके अब तक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हुआ आ रहा है अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करने में, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है हर साल पब्लिश होती है, ये भी आपको याद रखना है 1990 के बाद से। नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन सो एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अमर्त्य सेन के हिसाब से लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, वही डेवलपमेंट का मेन गोल होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है? डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज इन फ्रीडम, डॉक्टर अमर्त्य सेन के हिसाब से, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के हिसाब से। His work explored the role of social and political institutions and processes in increasing freedom। इन्होंने किस चीज़ पे स्टडी की कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कराने में। अब सोशल इंस्टीट्यूशन क्या हो गए? हमारी सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, वो सारी चीज़ें। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या हो गए? वो जो अभी मैंने बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है? इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कराने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या-क्या हैं वो 4 पिलर्स? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। एक-एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी,
इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबडी। किस चीज की इक्वालिटी? इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए, चाहे वो लोग किसी भी जेंडर के हों, किसी भी रेस से बिलोंग करते हों, उनका इनकम कितनी भी हो, और वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, सबको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, in any country it is interesting to see which group the most of school dropouts belong to। अगर आप किसी कंट्री में देखेंगे कि स्कूल छोड़ने वाले लोग कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ये जनरली कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न समझ में आएगा, बहुत बेसिक पैटर्न समझ में आएगा इस बिहेवियर का। और वो क्या है? इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन and persons belonging to socially and economically backward groups drop out of school। इंडिया के केस में जो वुमेन्स हैं या सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं, SC ST OBC, जनरली जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो इन्हीं ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है। दिस shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge, lack of education। एजुकेशन अच्छी नहीं मिली। ठीक है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो आगे जाके जॉब ऑप्शन इनके पास नहीं होंगे, करियर ऑप्शन नहीं इनके पास होंगे। वुमेन्स अल्टीमेटली शादी कर लेंगी, जो बॉयज़ हैं, जो मेन हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगेंगे, तो ज़्यादा चॉइसेस इन्हें नहीं मिलेंगी। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी चॉइसेस लिमिटेड हो रही हैं अगर इन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। सेकंड हमारे पास आ जाता है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। इट मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंटिन्यू मिलनी चाहिए। और कंटिन्यू कैसे मिलेंगी? हर एक जनरेशन को ये अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि सारी जनरेशन को, हर एक जनरेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले? जब ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। अगर हम इन सारे रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि फ्यूचर के लिए भी बचे रहें, फ्यूचर के बारे में सोच के हम इन सारे रिसोर्सेज को अगर यूज करेंगे, तो आने वाली जनरेशन को भी सेम अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अदरवाइज क्या होगा? मिसयूज ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फीवर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर होंगी, कम अपॉर्चुनिटीज होंगी एज कम्पेयर टू अस। इसका एग्जाम्पल देखो। अ गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। एक इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना। समझो इसे। इफ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल्स चिल्ड्रन टू स्कूल, मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट टू दीज यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप। अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी लड़की को, अपने गर्ल चाइल्ड को अगर स्कूल नहीं भेजेगी, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसे नहीं मिलेंगी। ठीक है। Their career choices will be severely curtailed and this would affect other aspect of their lives। बहुत सारी गर्ल्स का ये सपना होता है, लड़कियों का ये सपना होता है कि वो जब बड़े हो जाएंगे, जब वो सही एज में आ जाएंगे, तो वो सोफिया कुरैशी जैसे या व्योमिका सिंह जैसे बनेंगे, या डॉक्टर बनेंगे, या IAS ऑफिसर बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन अगर कम्युनिटी, उनकी फैमिली, उनकी जो सोसाइटी उन्हें स्कूल भेजने से ही मना कर देगी, तो इनकी जो चॉइसेस हैं, इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लिमिटेड होके रह जाएँगी। ठीक है? जब वो बड़े होंगे तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिलेंगी। थर्ड हमारे पास पिलर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? ह्यूमन वर्क। प्रोडक्टिविटी मस्ट बी इम्प्रूव्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ इन पीपल। लोगों को कैपेबल बनाओ, लोगों को स्किल प्रोवाइड कराओ, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अल्टीमेटली इट इज़ पीपल हु आर रियल वेल्थ ऑफ द नेशन। किसी भी कंट्री की रियल वेल्थ क्या होती है? उसकी पॉपुलेशन होती है। हमने ये पहले भी पढ़ा है। ठीक है। अपनी पॉपुलेशन को हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स प्रोवाइड कराओ, तो अल्टीमेटली वो नेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए रिसोर्स बन के रह जाते हैं। ठीक है। एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी, हैंस मोर प्रोडक्टिविटी। उन्हें स्किल्स दो, उन्हें नॉलेज दो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दो, तो अल्टीमेटली उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फोर्थ हमारे पास आता है, फोर्थ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एम्पावरमेंट। इट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। एम्पावरमेंट किस चीज की? द पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। अगर लोगों को आपको एम्पावर करना है, तो आपको सबसे पहले उनकी फ्रीडम इंक्रीज करनी पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा कैपेबल बनाना पड़ेगा। और ये किसने कहा था? अभी हमने पढ़ा था। ये कहा था
अमर्त्य सेन ने। किसने कहा था? अमर्त्य सेन ने कहा था। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। एक अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो पॉलिसीज हैं वो पीपल ओरिएंटेड होनी चाहिए, लोगों के भले को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए पॉलिसीज। इससे क्या होगे? लोग एम्पावर होंगे। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इज स्पेशल इंपॉर्टेंस, इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो ज़्यादा आपको किस चीज़ के एम्पावरमेंट पे, किस ग्रुप के एम्पावरमेंट पे ध्यान देना है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के। ठीक है, अभी हमने बात करी थी विमेंस, विमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो ग्रुप्स हैं ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन इन ग्रुप्स को एम्पावर करना। अगली हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट? इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। इन्हें देखते हैं। इनकम अप्रोच, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के सबसे ओल्डेस्ट अप्रोचेस में से एक है इनकम अप्रोच। इसमें आइडिया क्या है? The idea is that the level of income reflect the level of freedom an individual enjoys। जितना अच्छा लेवल ऑफ इनकम होगा उतना ही लेवल ऑफ फ्रीडम मिलेगा किसी भी इंडिविजुअल को। हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितनी अच्छी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा इस अप्रोच के हिसाब से। आगे हमारे पास आती है वेलफेयर अप्रोच। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज द बेनिफिशरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। किसी भी कंट्री में जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसका मेन बेनिफिशरी कौन होता है, उसका मेन फ़ायदा किसे होना चाहिए, एडवांटेज किसे होना चाहिए? वहाँ के लोगों को होना चाहिए इस अप्रोच के हिसाब से। इट आर्ग्यूज़ फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सेकेंडरी एमिनिटीज़। ठीक है, इसके हिसाब से गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोसाइटी पे, इन सारी चीज़ों पे। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने में, और ज़्यादा पैसा वो किस में लगाएगी? ह्यूमन डेवलपमेंट में लगाएगी, जिससे अल्टीमेटली वेलफेयर होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी यहाँ से पूछ सकता है कि किस अप्रोच में ह्यूमन बींग्स आर दी बेनिफिशरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज? क्या रहेगा इसका आंसर? वेलफेयर अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेसिक नीड्स अप्रोच। इसमें आपको ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, इट वाज प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि जो अप्रोचेस हैं आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकती है, मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, वहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो बेसिक नीड्स अप्रोच किसने प्रपोज करी थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। 6 बेसिक नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड। पॉपुलेशन की 6 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया गया। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फेसिस ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शन। इस अप्रोच के हिसाब से हमने ह्यूमन चॉइसेस को इग्नोर कर दिया। आप क्या चाह रहे हैं ये हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हमने जो बेसिक नीड्स देखा है अपनी स्टडी के हिसाब से, जो बेसिक सर्विसेज हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप क्या चाह रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि बेसिक सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस यही है हमारी बेसिक नीड अप्रोच। इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। ये किसने प्रपोज करी थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। फिर से वही, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, तो आपको हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज में ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। अब हमारे पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कौन सी कंट्री कितना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रही है, इसके लिए अलग अलग इंडिकेटर हैं, अलग अलग हमने मेजर ले रखे हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हर साल करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसे पढ़ते हैं। HDI ranks the countries based on their performance in the key areas of health, education,
एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज को रैंक करता है। और किस हिसाब से रैंक करेगा, ये उनकी परफॉर्मेंस देखेगा हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में और एक्सेस टू रिसोर्सेज में। उसके हिसाब से फिर ये इन्हें स्कोर देगा। अब ये 3 क्राइटेरियाज हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन तीनों को वेटेज जो मिली है वो 1/3 मिली है। सबको 0.33 वेटेज मिली है, ये आपको याद रखना है। These rankings are based on a score between 0 to 1. The closer a score is to 1, the greater is the level of human development. कंट्रीज को जो स्कोर दिया जाएगा वो 0 to 1 के बीच में दिया जाएगा, 0 to 1 के बीच में दिया जाएगा। और जितना 1 की तरफ जितना ज़्यादा स्कोर होगा, जितना क्लोजर होगा 1 के, हम कहेंगे कि उतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है उस कंट्री में। अब इसमें अलग-अलग इंडिकेटर हैं, अभी मैंने बताया आपको, ये अलग-अलग कंट्रीज़ के हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज में उनकी परफॉर्मेंस को देखेगा। तो सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। जब ये किसी कंट्री की हेल्थ को एसेस करता है, हेल्थ को कैलकुलेट करता है, तो देखता है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी एवरेज लाइफ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये देखी जाती है। इट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यूबॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसकी एवरेज ईयर्स कितने होंगे, एवरेज उसकी एज कितनी होगी, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स टू गुड हेल्थ सर्विसेज। किसी कंट्री की जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, हम कहेंगे यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी है। जैसे एक कंट्री है जहाँ पे एवरेज जो एज है लोगों की वो 50 है, और एक कंट्री है जहाँ पे 70 है। तो इन दोनों में से किसकी हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं? जहाँ पे एवरेज एज 50 है या जहाँ पे एवरेज एज 70 है? तो सीधी सी बात है, जहाँ पे लोगों की ज़्यादा एवरेज एज आ रही है, हम कहेंगे कि यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं। एजुकेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या-क्या मेजर्स हमने लिए हैं, क्या-क्या पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले है अडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये 2 चीज़ें हम लोग देखते हैं किसी भी कंट्री की। अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ अडल्ट्स हु आर एबल टू रीड एंड राइट। अडल्ट लिटरेसी रेट क्या हुआ, कितने अडल्ट्स किसी कंट्री में पढ़ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। सेकंड है हमारे पास पैरामीटर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल्स, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब किसी भी कंट्री की एजुकेशन देखेगा, एजुकेशन फैसिलिटीज देखेगा, तो ये 2 चीज़ें देखेगा वहाँ पे। इट शोज हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू एक्सेस नॉलेज। किसी कंट्री में एक्सेस टू नॉलेज कितनी हार्ड है, कितनी डिफिकल्ट है, कितनी ईजी है, वो इन दोनों इंडिकेटर से, इन दोनों पैरामीटर से पता चल जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर। किसी कंट्री में परचेसिंग पावर कितनी है, ये हम देखेंगे। और ये जो है परचेसिंग पावर हम यूएस डॉलर्स में देखते हैं, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड ये मेजर है किसी भी कंट्री की परचेसिंग पावर को कंपेयर करने के लिए। तो हम किस में करते हैं, यूएस डॉलर में करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। सपोज यू अर्न 100 यूएस डॉलर, आप 100 यूएस डॉलर्स कमा रहे हैं। इसका मतलब आप अगर रुपीज़ में बात करें तो लगभग 8,000 रुपये कमा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आपकी इनकम कितनी है, 100 डॉलर से, और इंडियन रुपीज़ में कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपीज़ हो जाएगी। इन द यूएस 100 डॉलर्स माइट बाय यू 1 पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़। यूएस में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप यूएस में ही रह रहे हैं, तो वहाँ पे 100 डॉलर्स में आप क्या खरीद पाएंगे, एक जोड़ी ब्रांडेड जूते खरीद पाएंगे, ब्रांडेड शूज खरीद पाएंगे। इन इंडिया रुपीज 8,000 जो सेम वैल्यू है 100 डॉलर्स की, इट माइट बाय यू 3 to 4 पेयर्स ऑफ गुड ब्रांडेड शूज। इंडिया में उसी उतनी ही करेंसी में 100 डॉलर्स में जो 8,000 रुपये है, उसमें आप 3 से 4 जोड़ी खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर आप अमेरिका में हैं तो वहाँ पे एक ही जोड़ी खरीद पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इंडिया हैज़ हायर परचेसिंग पावर। इस केस के हिसाब से इंडिया की परचेसिंग पावर ज़्यादा है। बट द एवरेज इनकम इन द यूएस इज मच हायर देन इन इंडिया। दैट्स वाई पीपल इन द यूएस ओवरऑल स्टिल एंजॉय ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब सीधी सी बात है कि हम लोग, कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो 8,000 रुपये के जूते खरीदेंगे। ना के बराबर एक आध, अगर आउट ऑफ 100 हम देखें तो 1-2 लोग होंगे, 4-5 लोग होंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो हम लोग 8,000 रुपये के जूते खरीदने से पहले सोचेंगे। कई लोगों की तो ये मंथली इनकम होती है 8,000 रुपये। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे वो 100 डॉलर्स के शूज़ खरीदने से पहले इतना नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज इनकम
बहुत ज़्यादा है और ऑन दी अदर हैंड इंडिया की एवरेज इनकम बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यूएस के लोग जो यूएस के लोग हैं वो बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास एक आता है टॉपिक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही एक पार्ट है। अब इसका काम क्या है? दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो शॉर्टफॉल है ये उसे कैलकुलेट करेगा। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, ये तो हम देख रहे हैं किसमें, ये हम किसमें देख रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, ये हम किस में देख रहे हैं? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में। तो ये सारी कमियां बताएगा, किसी भी कंट्री में क्या कमी है और कितनी कमी है ये बताएगा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या क्या चीजें देखता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर। 40 ईयर्स तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी कंट्री में लोग वहां के 40 ईयर्स तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये देखेगा। द अडल्ट इलिटरेसी रेट देखेगा, कितने अडल्ट लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ है, ये देखेगा। और ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्या देख रहे थे? कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अडल्ट पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे हम उसका उल्टा देख रहे हैं, कितने अडल्ट अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, कितने लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं, इसका मतलब उन्हें न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल रहा है। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिवीलिंग देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ये ज़्यादा रिवीलिंग है, ये मोर रिवीलिंग है देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे हमें ज़्यादा नहीं पता चलता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, लेकिन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से बहुत कुछ पता चलता है। ये क्रिटिसाइज करता है कंट्रीज़ को, ये कमियां देखता है कंट्रीज़ में। अच्छा, भूटान का केस हमारे पास है, ये साइड में ऐसा एक बॉक्स दिया है हमारी बुक में, ये देख लेते हैं। भूटान इज ओनली कंट्री टू ऑफिशियली अडॉप्ट ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस, जिसे हम जीएनएच कह रहे हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो भूटान अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स उसने बना रखा है, वो इसके अकॉर्डिंग देखेगा। और इसमें क्या क्या देख रहा है? मेटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी आर एक्सेप्टेड कॉशियसली कंसिडरिंग द पॉसिबल हार्म। हम लोग वहाँ पे मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस तो चेक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चेक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चेक कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हार्म हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इवेल्युएटेड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ। डेवलपमेंट को हम इवेल्युएट तो कर रहे हैं, कैलकुलेट तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पे, कल्चर पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। द आइडिया इज दैट मटेरियल प्रोग्रेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस। आपको पैसा तो मिल रहा है, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी इनकम मिल रही है, लेकिन आप हैप्पी नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है भूटान का कॉन्सेप्ट। जीएनएच हाईलाइट द स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो जीएनएच है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है भूटान का, ये स्पिरिचुअलिटी को देख रहा है, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख रहा है, ये इन पे ज़्यादा जोर देता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा जोर देता है, आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन। ठीक है, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्कोर के बेसिस पे अलग-अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। हमने ये पढ़ा था, द क्लोज़र अ स्कोर इज़ टू 1 द ग्रेटर इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा जो स्कोर है 1 के नज़दीक होगा, हम कहेंगे कि उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट है। अब इसे एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है वेरी हाई कंट्रीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसी कौन-सी कंट्रीज़ है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई? तो जिन कंट्रीज़ का स्कोर 0.800 से ऊपर होगा, हम कहेंगे कि भई यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई है। इसमें 69 कंट्रीज़ आ रही हैं और इसका रीज़न क्या है? अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस। ये कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप इसलिए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में इतनी आगे इसलिए हैं क्योंकि ये इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही हैं? सोशल सेक्टर पे कर रही हैं। ठीक है? फिर आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई रैंक वाली कंट्रीज़, जिनका स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच में हुआ। ये यहाँ पे भी देखते रहना बेटा साथ-साथ, ठीक है? 0.700 से 0.799 के बीच में हाई कंट्रीज़ आएँगी, ठीक है? दीज़ आर 49 कंट्रीज़, दीज़
these focus on providing education and healthcare, a higher investment in people and good governance। ये इसलिए डेवलपमेंट में आगे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई रैंक पे हैं, क्योंकि ये एक तो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, हेल्थ केयर में पैसा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों में और गुड गवर्नेंस में पैसा लगा रहे हैं। इन दोनों कंट्रीज के बारे में, इस दोनों ग्रुप के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैनी ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन द फॉर्मर इंपीरियल पावर्स। इस ग्रुप में जो कंट्रीज आ रही है ना, इनमें से ज़्यादातर इंपीरियल पावर्स रही अपने टाइम पे। इंपीरियल पावर मतलब जहाँ पे एम्पायर्स थे और जो दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रही थी, जैसे यूरोप की कंट्रीज हो गई, अमेरिकन कंट्रीज हो गई, वो सारी चीज़ें। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दीज कंट्रीज इज नॉट वेरी हाई। इन कंट्रीज में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि यहाँ पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी है। मैनी ऑफ द कंट्रीज आर लोकेटेड इन यूरोप एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड हैं? यूरोप में है और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। फिर आती है हमारे पास मीडियम रैंक कंट्रीज। वो कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो स्कोर है 0.550 से 0.699 के बीच में है। दीज आर 42 कंट्रीज। दे इमर्ज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सम कंट्रीज वर फॉर्मर कॉलोनीज। ये वो कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुई हैं, और इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी जो फॉर्मर कॉलोनीज रही हैं। ठीक है। और लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास बिलो 0.550 से नीचे स्कोर करने वाली कंट्रीज। दीज आर 33 countries, small countries with political turmoil and social instability. There is an urgent need to address the human development in these countries. तो ये वो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल बना रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है, सरकारें गिरती रहती हैं। ठीक है। और यहाँ पे सोशल इंस्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को एड्रेस करने की, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके चीज़ें सही करने की। ठीक है। और ये जो डेटा है हमारे पास, ये आपको याद रखना है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 का डेटा है। ठीक है। अगर आप अपने एग्जाम में इसे भी बहुत अच्छे से बना दें, इसे आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लें, तो आपको वहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आई गारंटी। ठीक है। अब एक एक करके वही सारी चीज़ें फिर से समझ लेते हैं। वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितनी कंट्रीज़ हैं? 69 कंट्रीज़ हैं जिनका स्कोर 0.800 से ऊपर है। ठीक है। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज़ टेकन प्लेस। ये कंट्रीज इसलिए इतना अच्छा स्कोर कर रही हैं क्योंकि सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट लगा रही है। और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ये हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चाइना, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड। ठीक है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी आ रही हैं, कौन सी कंट्रीज आ रही है इस ग्रुप में? जो 0.700 से 0.799 के बीच में है। ठीक है। टोटल 49 कंट्रीज हैं। These focused on providing education and healthcare as priority. A higher investment in people and good governance, ये अभी मैंने आपको समझा दिया, और ये चीज़ें भी अभी हमने पहले समझी कि इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज कौन सी हैं? इंपीरियल पावर्स हैं, फॉर्मर इंपीरियल पावर्स हैं। ठीक है। द डिग्री ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन दिस कंट्रीज इज नॉट वेरी हाई। यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर इनमें से यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। मीडियम लेवल पे मीडियम स्कोर वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जो 0.550 से 0.699 के बीच में आएंगी। टोटल 42 कंट्रीज हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रीज विच हैव इमर्ज इन द पीरियड ऑफ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज वो हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुई हैं। सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ दिस ग्रुप वर फॉर्मर कॉलोनीज। इनमें से जो कुछ कंट्रीज हैं वो फॉर्मर कॉलोनीज भी रही हैं, जैसे इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, हम सबको ये पता है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, विच ग्रुप डू जापान एंड इंडिया बिलोंग टू? जापान और इंडिया कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? वेरी हाई, हाई, मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इंडिया और जापान कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको भी बताना है। लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो कंट्रीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लो स्कोर कर रही हैं, 0.550 से नीचे स्कोर कर रही हैं। दीज आर 33 कंट्रीज। और इसका कारण क्या है? कि स्मॉल कंट्रीज हैं पहली चीज़ तो, और इनमें हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल बना रहता है, हमेशा पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़ाई, सारी चीज़ें चली रहती हैं। सोशल इंस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, फेमाइन और अ हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीजेस। कभी बीमारियां, कभी अकाल, कभी सिविल वॉर हो जाएगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है। इसलिए क्या कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट में लो स्कोर कर रही हैं।
देयर इज एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ग्रुप थ्रू वेल थॉट आउट पॉलिसीज। यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, तभी कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा स्कोर करेंगे, यहाँ के लोग खुश हो पाएंगे। एट द एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है, समझ लेते हैं इसे। ऑफन पीपल टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द कल्चर ऑफ द पीपल। जनरली क्या होता है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट लो है किसी कंट्री में, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ के लोगों का कल्चर ही खराब है, यहाँ के लोग ही बेकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कंट्री हैज़ लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो वाई रिलीजन और बिलोंग टू जेड कम्युनिटी। सच स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग। अगर हम कहें कि कोई एक्स कंट्री है और यहाँ के जो लोग हैं वाई रिलीजन फॉलो करते हैं और वो जेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ऐसा कहना गलत है। ये जो स्टेटमेंट है मिसलीडिंग है। आपको देखना क्या चाहिए, आपको चेक क्या करना चाहिए एक्चुअली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम। आपको ये देखना है वहाँ पे कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर पे कितना पैसा लगा रही है वो, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसी है, और अमाउंट ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लोग कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम या कितनी फ्रीडम इंजॉय कर पा रहे हैं। Countries with high levels of human development invest more in the social sectors and are generally free from political turmoil and instability. ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा स्कोर करने वाली कंट्रीज है, वो हमारी बुक हमसे कह रही है कि ये ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहे हैं, सोशल सेक्टर में लगा रहे हैं। और यहाँ पे आपको पॉलिटिकल टर्मोइल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े, जो पॉलिटिकल लड़ाई झगड़े हैं, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत स्टेबल कंट्रीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इज ऑल्सो फार मोर इक्विटेबल। यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबल है, मतलब सबको लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल रही हैं। प्लेसेस विद लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेंड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस रेदर देन सोशल सेक्टर। ऐसी कंट्रीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लो स्कोर कर रही हैं, ये ज़्यादातर पैसा अपना कहाँ लगा देती हैं, डिफेंस में लगा देती हैं, जबकि इन्हें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, सोशल सेक्टर्स पे लगाना चाहिए। सो फाइनली हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होपफुली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही समझा रहा हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अपनी वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव करें और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा कैसे हम अपने चैनल को और अच्छा बना सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत।